नेपाल। नेपाल में पोखरा नाम से एक जगह है विच इज़ द हार्ट ऑफ नेपाल। मतलब कोई भी जाएगा दिल फॉल इन लव विद दैट प्लेस। इट्स अ लेक प्लेस, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर। मतलब एक विच इज़ द बिगेस्ट लेक विच इज़ द फेवा लेक, और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं उसके अराउंड, और वहाँ पे आप वॉक भी करने जाओगे ना, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अलग वाइब है वहाँ पे। और उसके वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून है, काइकिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक अलग ही है। हाँ मैंने किया, कैसा था काइकिंग एक्सपीरियंस? किया तो बहुत मज़ा आया था। हम तो मतलब एक्स्ट्रा फन कर रहे थे। 100 फीट्स डाउन थी वो लेक, और हम उस पर खड़े थे कायक पे। इमेजिन खड़े होना कायक पे। हम बैठने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि बैठ के ही करनी है, हमने कहा नहीं, हम करके खड़े होके डांस बेकायदा हमने खड़े होके की। अरे वाह। हाँ बहुत, मतलब एडवेंचर हम खुद लाते हैं। एडवेंचर ना बाइक में, आप पूछ रहे हो ना कि बाइक की क्यों चूज़ की, एडवेंचर कायक का एक एग्जाम्पल है, बट एडवेंचर बाइक में ही आएगा। गाड़ी में आप कंफर्ट रहोगे, जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना, कुछ नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। सिंपल राइड पे पहुंच गए, कुछ भी नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। कुछ एडवेंचर चाहिए, रोड ख़राब चाहिए हमें। और कौन सी जगह है नेपाल में जहाँ जाना चाहिए? नेपाल में एक है जो ऑफ रोड के लिए बेस्ट है, मुस्तांग। मुस्तांग बहुत सुंदर है। वहाँ पे एक जॉम्पसम करके है जो एक अलग ही, कलर्स नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्काई का ब्लू कलर है और वो पूरा ग्रे है। अच्छा। तो आप ऐसा लगता है आप अलग प्लैनेट पे आ गए। जैसे हम देखते हैं ना कि मून एकदम पूरा वाइट है, ग्रेइश थोड़ा थोड़ा टच आ जाता है, ऐसा सा प्लैनेट। बट वो ऐसा प्लैनेट है पूरा ग्रे है, सब कुछ ग्रे दिखता है, रोड भी ग्रे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं वहाँ पे भी, सिर्फ ब्लू स्काई, और इतना सुंदर दिखाई देता है। अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग प्लैनेट जैसा दिखता है। तो एक वहाँ का वो है। एक गुंदरुक करके एक जगह है जो नेपाल में बहुत ही फेमस जगह है। एक अलग जी विलेज वाइब आती है वहाँ पे। एक तो ट्रेडिशन बहुत ही अलग है वहाँ के, तो वहाँ पे आप ड्रेसेस वगैरह पहन के अपना अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर है मनांग, वहाँ पे भी लेक है, बहुत ही अलग ही कलर की, बहुत ही सुंदर लेक वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब एडवेंचर वाली रोड है। तो यहाँ पे जाने के लिए बाइक ही बेस्ट चीज़ है जाने के लिए, या फिर लोकली अगर कोई आप प्लेन से उतर रहे हो वहाँ तो आप लोकली भी घूम सकते हो वहाँ पे? देखो गाड़ी से भी जाते हैं लोग, वही 4x4 जाएगी, आप भर के जाओ या अपनी पर्सनल लेके जाओ। बट लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे कि हम 2 व्हीलर को रेंट करें और वहाँ से जाएं। स्पेशल मेरे ख्याल से नेपाल इज़ फेमस फॉर रेंटिंग बाइक एंड और एक्सप्लोरिंग। वहाँ पे कौन सी बाइक सक्सेसफुल है? बुलेट जैसी हैवी बाइक्स? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे या तो एक्सपल्स चलेगी या फिर हिमालयन। हिमालयन आर द बेस्ट। और हिमालयन की क्या स्पेशलिटी है? हिमालयन हिमालयन एक अपने आप में एक ऐसी मशीन है कि कहीं पहाड़ पे चढ़ा दो। अच्छा, हाँ मतलब मेरे को तो उसी में मज़ा आता है। लाइट तो वेट भी है वो? नहीं, नहीं, हैवी है। 196 उसका इनिशियल वेट है। अब एक्सेसरीज लगा के 200 कुछ हो जाता है, फिर वेट रख दो तो 200-250 से ऊपर क्रॉस हो जाता है। तो उतना हम लेके चलते हैं। और उस तरफ भी आती है कुछ डेंजरस रोड्स, जैसे आप नेपाल गए थे तो? नेपाल इज फेमस फॉर डेंजरस रोड्स। कौन सी रोड ऐसी कोई आई थी जब वहाँ पे? मैं मुस्तांग जा रही थी, रोड्स इतनी थी, पतली पतली रोड्स होती है वहाँ पे। पहाड़ इधर है, इतने पतला रोड है, कौन किधर से गिर जाए कुछ नहीं पता वहाँ पे, ऐसा है। तो आपके साथ कभी हुआ है नहीं, मतलब एक्सीडेंट्स या इंजरीज? ऐसा मैंने ना अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलीस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी। वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर। बट देयर इज़ अनदर प्लेस मेंशुका, मेंशुका के नाम से वो फेमस है। आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुँच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था 19 और 20, ठीक है। वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी। इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई। रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे। और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे, 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी।
और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था वहाँ पे लोग खड़े थे अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आगे है, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 जो लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली जाओ। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती हैं वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के उनके, ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया लोकल। तो वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे? हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है, मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद। यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, बट जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में, एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड तो थी नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था। और इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारा जो कहता है कि उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है हमसे। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में मेघालय बहुत सुंदर है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, लाइक चेरापूंजी, लाइक स्कॉटलैंड की तरह वहाँ पे फील्ड्स हैं, मतलब जैसे ग्रासलैंड्स हैं, तो आप चेरापूंजी में वो देख सकते हो। और ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हिमाचल भी बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड भी, बट हमारे पॉपुलर भी उतना ज़्यादा है, लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर जगह? मेघालय और मेघालय के अंदर डॉकी रिवर आप देख सकते हो, मोलिनलोंग विलेज देख सकते हो, इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज। और उसके बाद चेरापूंजी, लाइक सेकंड वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो देख सकते हो आप। तो काफ़ी खूबसूरत है मेरे हिसाब से। मेघालय इज़ वन ऑफ माई टॉप चॉइस। और कंट्री वाइज अगर मैं पूछूं, जैसे इथियोपिया में जो आप बता रहे हो कि दानाकिल डिप्रेशन, वो हर किसी का मतलब नहीं हो सकता कि भाई जाके एक्सट्रीम ही देखना है। तो अगर एंजॉय और ब्यूटी वाइज और वैसे अच्छे लोग वाइज देखा जाए, कंट्री बेस्ट आपको कौन सी लगती है इंडिया के अलावा? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप केवल एंजॉय करना चाहते हो तो यूरोप बहुत अच्छा है, पूरा यूरोप अच्छा है। ईस्टर्न यूरोप भी बहुत अच्छा है अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हो। जितना आपके पास पैसा है, आप वेस्टर्न यूरोप जाओ तो और पैसे उड़ाओ और मज़े से घूमो। वहाँ पे सब चीज़ है, लाइक ब्यूटी भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, पार्टी वगैरह भी आप कर सकते हो, क्लीन भी है, सेफ भी है। तो यूरोप काफ़ी पर अब यूरोप भाई इतना सेफ रहा नहीं, जैसे इटली और पेरिस जैसी जगहों पे पिक पॉकेटिंग, चोरी, सामान गायब होना, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी कोई अंडररेटेड जगह पता है आपको जहाँ भी लोग पहुँचे नहीं है, जहाँ पे जा सकते हैं? जैसे तो बहुत कमर्शलाइज हो गया, एम्स्टर्डम, इटली, पेरिस, ये सब तो बहुत कॉमन सुन लिया, पर हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट से लोगों को थोड़ी ऑफ बीट जगहें पता चले। मेरे हिसाब से अगर यूरोप में आप देखो तो एक कंट्री है मॉन्टेनेग्रो करके,
वो अगर आपके पास लाइक जैसे उसको कहते हैं क्रोएशिया का मिनी वर्जन, लाइक क्रोएशिया जैसा है लेकिन उससे सस्ता है और उतना ही खूबसूरत है। तो मॉन्टेनेग्रो जा सकते हो आप, अल्बानिया जा सकते हो, ये सस्ते में अगर आपको यूरोप के अंदर चीप कंट्रीज़ घूमनी है जहाँ पे आपको आराम से आप मज़े से घूम सकते हो, तो ये ईस्टर्न यूरोप But वहाँ पे लोग अच्छे हैं। करूँगा। लोग अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स थोड़ा सा कम होता है तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो पेरिस में तो आप कहीं से भी उनके लिए नॉर्मल है, देखते रहते हैं वो लोग। और वहाँ पे आपको इजीली इंडियन खाना और वो सब मिल जाता है। इंडियन भाई, हमारे इंडियन होने का फ़ायदा ये है कि हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं। आप कहीं भी कुछ, हर जगह लगभग आपको मिल जाता है। मैं तो साइबेरिया में लाइक एक रैंडम जगह पे, एक रैंडम सिटी के अंदर मैं गया, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च मारा और वहाँ पे भी मिल गया। खाना कैसा था? खाना बढ़िया भाई। सारे हमारे जो उत्तराखंड के भाई लोग हैं वो हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा खाने का सेटअप किया। ज़्यादातर वहीं के लोग दिखते हैं मेरे को। वैसे भाई इंडियन खाने की देखा जाए तो हर जगह चलता है, रिस्पेक्ट भी है, पर इंडियंस की नहीं करते। ये बाहर इंडियन के लोग क्यूजीन की रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट है भाई, ये यूरोप तो वाले है। भी हो गए, बाहर के जितने भी हो गए, इंडियंस की नहीं करते। इंडियन खाना पसंद है। बस भाई कुछ कचौड़ी वाले हैं कचौड़ी बेच के थोड़ा बदनामी भी करा दी हमारी तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। और बताओ भाई, आप और चाइना गए हो, चाइना में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर लाइक हम, मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है। वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा, मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था। उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसकी टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता क्या चल गया है, पाम पे आ गया। हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको? मैगलेव ट्रेन? हवा मैगलेव ट्रेन। अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है, हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो हवा में चल रही होती है, मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका।
वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28th फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे, जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता है बीच में, वहाँ पे दुकानें हैं, सब है, मंदिर वंदिर है वहाँ पे, उधर गया, उधर तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, एक पूरा तरीके से टाउन बना building के रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई, उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर। लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है, लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है लेकिन अभी भी कम है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द सब कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने ऐसा? की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो अगर आप चाइनीज़ खाना, मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई कैन ईट समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए रिजीम जो है, जो ऐसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो CCP पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर। आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में, और एक कल्चरल रूट्स भी हैं बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने, जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने रोबोट्स और? हाँ, आई थिंक रोबोट्स वाले जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। मैं तो बोला अलग ही, चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे, केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग।
वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग वहाँ पे। एक अम्यूजमेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टी डिस्क कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ भाई डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं, सारे सारी काम चीजें उस village में सब कुछ हो रहा है उन्हीं के लिए। विलेज में। हाँ,